students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about human and environment interaction, anthropogenic activities and their impacts on environment. जो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो यहाँ पे हार्मफुल एक्टिविटीज़ है बाय ह्यूमंस, उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इन्वायरमेंट कैसे ख़राब हो रहा है, ये सारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ है जिससे इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होता है. तो यहाँ पर टू टाइप्स की एक्टिविटीज़ आर देयर, एक नेचुरल एक्टिविटी, एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़. जो ह्यूमन इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है या हमारा बायोडाइवर्सिटी बोलो, इन्वायरमेंट बोलो, जो खराब हो रहा है दैट इज ड्यू टू द टू थिंग्स. फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड वन इज एंथ्रोपोजेनिक. नेचुरल की वजह से जो नेचुरल मैनर में हो रहा है दैट कम्स अंडर नेचुरल, एंड एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो आपकी मैन मेड एक्टिविटीज़ है, जो हार्मफुल मैन मेड एक्टिविटीज़ है, दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक. ठीक है, तो जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके से खराब हो रहा है. तो यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक क्या है, बेसिक ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ है, जिसको आप क्या बोलते हो प्रेजेंट एज को एंथ्रोपोकेन एज. इसमें क्या है, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है उसका हमारा मेन मोटो क्या है, इन्वायरमेंट जो खराब हो रहा है उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि वी कैन इम्प्रूव द ह्यूमन लिविंग कंडीशन विद ह्यूमन एफर्ट्स, राइट. तो एंथ्रोपोजेनिक जितने भी हमारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें उस कंडीशन को हमें उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करना है. साथ ही साथ यहाँ पे हमें ह्यूमन लिविंग कंडीशंस को भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है. ठीक है. नेक्स्ट जो भी द रिलेटेड एनर्जी कंजप्शन एंड टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन कॉज पोल्यूशन. तो यहाँ पर जो हमारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ है उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है इन्वायरमेंट पे. पोल्यूशन हो सकता है, पोल्यूशन. नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज, देन ग्लोबल वार्मिंग. तो ये सभी क्या है यहाँ पर, ये हमारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट सारा ही क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो ये आती है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में. अभी नेचुरल कोज भी हो सकता है एंड एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ कोज भी हो सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा मेन इम्पैक्ट क्या पड़ता है ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पे. देखो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दिस इज द मेन सेक्टर. ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट करता है. क्यों? क्योंकि ये क्या है, बेसिक किसके लिए है, फूड के लिए, राइट. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का क्या इफेक्ट आ रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन. ठीक है, पेड़ काटे जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है. सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सॉइल इरोजन बोलते हैं. तो यहाँ पर चाहे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ को काटा जा रहा हो, सॉइल इरोजन हो रहा हो, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हो, तो इन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही इन्वायरमेंट पे आता है. तो यहाँ पर ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिससे हमारा क्या मिलता है, फूड मिलता है. ठीक है, हमारी बहुत बेसिक नीड्स जो है पूरी होती है. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिप्लीट कर रहे हैं. तो इसका दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट इन्वायरमेंट पे दोनों पड़ता है. अब जब इन्वायरमेंट पे इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस. हमारे पास दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नीड इन मोर क्वांटिटी, जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, दैट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर केम इन द स्मॉल क्वांटिटी, जो कि हमारी बॉडी में या इन्वायरमेंट में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट. तो जब हमारा इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है तो उसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस भी हो रहा है. जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस हो रहा है ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, हार्मफुल एक्टिविटीज और ड्यू टू द नेचुरल कोज. जैसे डिफोरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो रहा है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके का एक रेशियो होता है, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं कि हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम कितना यूज़ करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में. इनका रेशियो आता है 4:2:1. बट अगर हम इससे ज़्यादा रेशियो यूज़ कर लेते तो उससे क्या होगा, हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट में इम्बैलेंस आएगा. हमारे जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इम्बैलेंस हो जाएंगे. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस भी क्या है यहाँ पर
मेन प्रॉब्लम है इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, नेचुरल कॉज की वजह से क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो रहा है। दूसरा नाइट्रेट पोल्यूशन, ठीक है। नाइट्रेट पोल्यूशन कैसे हो रहा है, अब सॉइल जैसे आपके पास, आपने क्या करा, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स को, हर्बिसाइड्स को यूज करा इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और उनकी आपने कंसंट्रेशन को ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। मिनिमम कंसंट्रेशन कितना यूज़ करते हैं हम, लेस देन 25, और अगर आप 25 से ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ कर देते हो इनकी, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रेट पॉल्यूशन हो सकता है। तो नाइट्रेट क्या करेगा, सपोज करो आपने यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज़ करे, ठीक है, आपने पेस्टिसाइड्स यूज़ करे पेस्ट को किल करने के लिए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करें इंसेक्ट को किल करने के लिए। अब लेकिन आपने इनकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा ले ली, राइट। अगर आपने इनकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे, सॉइल के अंदर लीच कर जाएंगे, मतलब सॉइल के अंदर कंप्लीटली चले जाएंगे, सॉइल इनको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगी, और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है। क्योंकि जब हम इनहेल करेंगे नाइट्रेट को तो उससे क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम और मिथ हीमोग्लोबिनीमिया, मतलब यहाँ पर एक सिंड्रोम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम में बेबी के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द बेबीज बॉडी। तो उसकी वजह से क्या होगा, बेबी का जो बॉडी का कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लू पड़ जाता है, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर जो बच्चा है वो सांस नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है दैट बिकम्स ब्लू। दैट पर्टिकुलर सिंड्रोम इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जब हम नाइट्रेट पोल्यूशन को इनहेल कर लेते हैं तो हमारी बेबी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कोज कर सकती है। एंड मिथा हीमोग्लोबिनिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करता है ना, मैं बताती हूँ आपको, एक प्रोसेस होती है जब हम ऑक्सीजन को, जैसे हमारी बॉडी में क्या चाहिए, ऑक्सीजन जा रही है, तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तो वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। तो वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, बेबी की जो बॉडी है वो ब्लू पड़ जाएगी। बट अगर यहाँ पे मिथाइल हीमोग्लोबिन में क्या है कि हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की दोबारा से कमी हो जाएगी। तो नाइट्रेट की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। थर्ड फैक्टर इज, थर्ड हार्मफुल एक्टिविटीज जो हम देखते हैं एग्रीकल्चर में, दैट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है अगर आप किसी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेते हो, सपोज करो हमने क्या करा, एन, पी और के, हमने नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस लिया था, ठीक है, अगर हम इनकी रेशियो को या इनके कंसंट्रेशन को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा यूज़ कर ली तो इन्वायरमेंट को तो हार्म होगा, एज वेल एज यहाँ पे अगर मैं वाटर या मरीन इकोसिस्टम या एक्वाटिक सिस्टम की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा इन केमिकल्स को यूज़ करने से एल्गल ब्लूम हो सकता है। एल्गल ब्लूम क्या है, पानी के अंदर एल्गी जमना, ठीक है, दैट इज एल्गल ब्लूम। तो ज्यादा हम न्यूट्रिएंट्स वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं इन द केस ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन इज इटसेल्फ अ प्रोसेस वेयर देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जब आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स जिसमें ज़्यादा आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एल्गल ब्लूम कोज कर सकता है। और दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन वेयर देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द वाटर। तो दिस इज एल्गल ब्लूम। अब यहाँ पे पेस्टिसाइड्स रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो आप ये यूज़ कर रहे हो, जो आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हो वो पेस्टिसाइड्स रिलेटेड भी हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए भी हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स भी हो सकते हैं विच आर यूज टू किल द हर्ब्स, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। इंसेक्टिसाइड्स भी हो सकता है इंसेक्ट को किल करने के लिए, फंगीसाइड्स हो सकता है फंगी को किल करने के लिए। तो आप ये सारे केमिकल्स को यूज़ करते हो, जैसे आपने पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ भी किया होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में कि यहाँ पे क्रॉप जो है वो खराब ना हो, इंसेक्ट ना लगे क्रॉप पे, तो हम इन केमिकल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इनको
कंसंट्रेशन में, जो इनकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है उसमें यूज करना चाहिए। अगर हम इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो वो पोल्यूशन भी कोज करता है, साथ ही साथ यूट्रोफिकेशन भी कोज हो सकता है। यूट्रोफिकेशन मीन्स excess accumulation of the particular nutrients in the water which can cause algal blooms। वो पढ़ा हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। ह्यूमन की जो हार्मफुल एक्टिविटीज है वो इन्वायरमेंट पे कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर हम ग्रीन बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो हम बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या यूज करें, बिल्डिंग मटेरियल, जैसे सॉल्वेंट, फिनिशेस, क्लिंजर्स, ठीक है, ये जो हम यूज करते हैं इससे क्या कॉज हो सकता है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम है दैट इज रिलेटेड टू द इंडोर एयर क्वालिटी। इसका क्वेश्चन आया हुआ है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, सो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज रिलेटेड टू इंडोर एयर क्वालिटी। इसका मतलब क्या है, अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हम ग्रीन बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर अगर आपके पास वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो सकती है और डायरेक्ट लंग्स पे इफेक्ट हो सकता है। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में क्या है, जब हमारी इंडोर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, ड्यू टू द पुअर वेंटिलेशन सिस्टम भी बोल सकते हो, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए देयर शुड बी द प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम इन अ बिल्डिंग, ताकि यहाँ पर जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो। दूसरा, इंडोर एयर पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो सकता है, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हो सकता है, दूसरा यहाँ पे इंडोर एयर पोल्यूशन भी कोज हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे आपके पास एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कोज कर सकते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम और सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में कंफ्यूज मत होना। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेबी की बॉडी जो है ब्लू पड़ जाती है, दैट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में क्या है, जब यहाँ पे इंडोर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर यहाँ पे आपको ब्रेथलेसनेस हो गई, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है जिससे आपकी पुअर क्वालिटी हो गई, और दूसरा जो आप मटेरियल्स यूज कर रहे हो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो मटेरियल्स आप अच्छे यूज नहीं कर रहे हो, तो भी क्या हो सकता है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हो सकता है। क्योंकि जो आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल यूज कर रहे हो दैट मटेरियल कैन बी कार्सिनोजेनिक, ठीक है, वो आपका कैंसर कोज भी कर सकता है। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि हम कौन सा जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें कौन से हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हार्मफुल केमिकल कौन से हो सकता है, फर्स्ट जो हार्मफुल केमिकल है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ से निकलता है, जो आपके वुड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप फर्नीचर बना रहे हो, ठीक है, वुड प्रोडक्ट्स जो यूज कर रहे हो उसमें जो एडेसिव्स यूज करते हो उनको चिपकाने के लिए, वुड को चिपकाने के लिए जो आप एडेसिव्स यूज कर रहे हो उसमें क्या हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है। और फॉर्मेल्डिहाइड किसमें, टोबैको स्मोक, नेचुरल गैस और कैरोसिन में भी प्रेजेंट रहता है, जो कि इंडोर एयर क्वालिटी को खराब कर सकता है, इंडोर एयर पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंडोर एयर पोल्यूशन में। इस फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, दिस इज रिलेटेड टू द इंडोर एयर क्वालिटी और इट स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है, इंडोर एयर क्वालिटी है उसको स्पॉइल भी करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इट इज कार्सिनोजेनिक, इट कैन बी कार्सिनोजेनिक। तो जो भी आप मटेरियल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसमें आप कैसा मटेरियल चूज करो जो कि इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। दूसरा यहाँ पे हार्मफुल जो केमिकल है दैट इज बेंजीन। बेंजीन को क्या है, अभी बैन कर दिया गया है, बेंजीन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये क्या है, इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ पे। आप बिल्डिंग्स में तो इन मटीरियल्स को यूज़ कर लोगे बट ह्यूमन हेल्थ पे इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो बेंजीन एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता था पेट्रोल, इंक, पेंट, प्लास्टिक और रबड़ में। ट्राइक्लोरोइथाइलिन को हम यूज़ करते हैं मेटल ग्रीजर्स, डीग्रीजर्स, मेटल को साफ करने के लिए। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट, इंक, पेंट्स, लैकर्स, वार्निशेस एंड एडेसिव्स। ओजोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम कॉपिंग मशीन, फ्यूम्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम क्लीनिंग सॉल्वेंट्स। ये सारे हम पर्टिकुलर जो आपके इंडोर केमिकल्स हैं, जैसे आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बिल्डिंग के जो मटेरियल्स है, सॉल्वेंट बना रहे हो, ठीक है, इसमें आप बेंजीन यूज़ कर रहे हो, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर रहे हो, ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को तो हार्म करेंगे, बिल्डिंग को तो हार्म पहुंचाएंगे, साथ साथ
हम इनके फ्यूम्स को या हम इनके पॉल्यूटेंट्स को इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी में जाके ये हार्म कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे द यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग, जो हम एसी यूज करते हैं बिल्डिंग में, वो भी क्या कर सकता है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कॉज कर सकता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे जो एयर होती है, जो आपके वहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, अगर आप उन फिल्टर्स को क्लीन नहीं करते हो तो उससे क्या होता है, उनकी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, जो वहाँ पे एयर डक्ट्स और फिल्टर्स होते हैं उनमें क्या है, बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है और उस हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे इंडोर क्वालिटी जो है एयर की वो खराब हो सकती है। नेक्स्ट, इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोज। एस्बेस्टोज का क्वेश्चन आता है। एस्बेस्टोज जो है दैट इज अ मिनरल फाइबर, राइट। एस्बेस्टोज क्या है, एक मिनरल फाइबर है जिसकी वजह से क्या है, अगर हम एस्बेस्टोज को इनहेल कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, जब हमने एस्बेस्टोज या मिनरल फाइबर को इनहेल कर लिया तो जो चेस्ट कैविटी है, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, जो हमारे जैसे मान लो ये चेस्ट कैविटी है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज प्लूरा, तो ये प्लूरा पे इफेक्ट करता है एंड मेसोथेल्मिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, लंग कैंसर बोलो, या फिर यहाँ पे लंग्स में क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट लंग्स पे इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे एस्बेस्टोज, अगर हम मिनरल फाइबर को इनहेल करेंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट, कॉकरोच ड्रॉपिंग्स की वजह से हमें अस्थमा भी हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज का। माइनिंग एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो माइनर्स होते हैं, जो कोयले की खान में काम करते हैं माइनर्स, या माइनिंग जो है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे दो तरह की माइनिंग होती है। ठीक है, एक होती है लैंड ड्रेजिंग, मतलब हम क्या करते हैं, जब लैंड में क्या करते हैं, वी डिग अ होल, एंड सेकंड इज रिवर ड्रेजिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रिवर ड्रेजिंग में होता है आपके पास इट इज अलोंग अ रिवर, ठीक है, जो पानी के पास होती है। तो जब हम माइनर्स जो काम करते हैं, आपने कभी देखा होगा व्हेन दे बर्न द कॉइल, व्हेन देयर इज बर्निंग ऑफ कॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से कुछ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को अगर आप इनहेल कर लेते हो तो हमारी बॉडी में जाके बहुत सारे डिजीज जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पे कौन कौन से डैमेज हो सकते हैं माइनिंग से, सबसे पहले डिफोरेस्टेशन एंड डिफेसिंग ऑफ लैंडस्केप हो सकता है, लैंड टिल्टिंग ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे क्रैक आ गया हाउसेज में, ठीक है, क्रैक इन हाउस, ये हो सकता है। दूसरा, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, ठीक है, क्योंकि जब आप माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहाँ से हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। कैसे कंटामिनेट करेंगे, मेन एलिमेंट क्या है वहाँ का, सल्फर। ठीक है, अब जो सल्फर है, व्हेन सल्फर इज कंबाइन विद द ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर, तो ये क्या बनाएगा, जो सल्फर है दैट इज अ मेन एलिमेंट दैट गेट कन्वर्टेड टू द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, SO2 बनता है, पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, SO2 बनता है। व्हेन SO2 रिएक्ट विद H2O, तब क्या बनेगा, यहाँ पे H2SO4 बनता है। ठीक है, मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ अच्छे से कि यहाँ पर जो सल्फर है वो कैसे पानी को एसिडिक बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम भी इफेक्ट आता है एज वेल एज हमारे इन्वायरमेंट पे भी हार्म आता है। देखिए, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ कंबाइन करती है, वाटर इज H2O, तो क्या बनता है यहाँ पे H2SO4 बनता है। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ये एसिड है, ठीक है, तो ये क्या करता है, सारे इन्वायरमेंट में एसिडिटी कोज करता है। तो सल्फर क्या करता है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन करता है, क्योंकि सल्फर क्या करता है, डीप में जाके वाटर को एसिडिक बना देता है, और कुछ हैवी मेटल्स जो है लीच आउट भी हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में, और वाटर को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। दूसरा, यहाँ पे सरफेस वाटर पॉल्यूटेंट, ठीक है, एसिडिक वाटर है तो वो क्या करेगी, एक्वेटिक सिस्टम को पूरा खराब कर देती है। दूसरा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम है, ठीक है, ये भी वाटर को कंटामिनेट कर सकता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड में क्या है, जो माइनर्स हैं दे कैन सफर फ्रॉम एस्बेस्टोज। एस्बेस्टोज क्या है, जब आप मिनरल फाइबर को इनहेल कर लेते हो, अभी बताया है ऊपर, एस्बेस्टोज इज अ मिनरल फाइबर, जब आप मिनरल फाइबर को इनहेल कर लेते हो तो उससे क्या है, आपके लंग्स पे इफेक्ट आता है, लंग्स में इन्फ्लामेशन होने लगती है, दैट इज एस्बेस्टोज। सिलिकोसिस में क्या है, जब आप सिलिका डस्ट, सिलिकोसिस का मतलब क्या होता है, जब आप किसको इनहेल करते हो, सिलिका डस्ट को इनहेल कर लेते हो
तो इससे क्या होता है, यहाँ पर अगेन लंग्स पे इफेक्ट आता है, लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। सिलिकोसिस इज एक डिजीज है व्हेन यू इनहेल द पॉल्यूटेंट ऑफ सिलिका डस्ट। ब्लैक लंग डिजीज क्या है, ब्लैक लंग डिजीज में व्हेन यू इनहेल द पॉल्यूटेंट ऑफ कोल, या जब आप व्हेन यू आर बर्निंग अ कोल तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट आता है, अगेन ब्लैक लंग डिजीज हो जाते हैं, मतलब जो लंग्स हैं वो ब्लैक कलर के एकदम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज है। अब ट्रांसपोर्टेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे। अब यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, जिसमें आपके लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन्स, हैवी मेटल्स, ये सब यूज किस में आता है, ये सारे आपके क्या है, जब आपका एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या करती है, नाइट्रस ऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो वो क्या करती है, ओजोन लेयर को ख़त्म कर देती है, डिप्लीट कर देती है, जो कि नेचुरल कोज है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका CO2, CO और CH है, ये क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस में पार्टिसिपेट करती है। तो CO2, NO2, SO2, ठीक है, ये सब क्या करती है, एसिड रेन कोज करती है, और एसिड रेन की वजह से भी क्या है, यहाँ पे क्रॉप्स डैमेज जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, एसिड रेन की वजह से क्रॉप डैमेज हो सकते हैं, तो ये सारे नेचुरल कोज हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, देखो इन्वायरमेंटल इश्यूज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले लोकल इशू है। लोकल इशू में आपका आएगा वाटर शॉर्टेज हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, रीजनल इशू में के जो रीजनल लेवल पे होता है, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, फ्लड एंड सॉइल इरोजन, जिसमें आपकी टॉप लेयर सॉइल की रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी कम हो जाती है। राइज इन सी लेवल, सी लेवल में बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका एमिशन भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, विच कैन लीड टू राइज इन द सी लेवल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट वाटर इंट्रूशन। सॉल्ट वाटर इंट्रूशन का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे आपका जो नमक का पानी है वो किस में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, वो कंप्लीटली लीच आउट हो जाता है, दैट इज सॉल्ट वाटर इंट्रूशन। एंड अगेन रीजनल इशू इज डिफोरेस्टेशन। ग्लोबल इश्यूज में क्या आते हैं, सबसे पहला क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है चाहे पोल्यूशन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन हो गया, क्रॉप फेलियर्स, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, कोस्टल फ्लडिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेजर वेजिटेशन रेजाइम, कोरल मोर्टेलिटी, चेंज इन ओशन बिहेवियर, नेचुरल डिजास्टर, इन्फेक्शियस डिजीज, स्कैरसिटी ऑफ फूड सप्लाई, ये सारे क्या है, ग्लोबल इश्यूज हैं। नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है, नॉर्थ वर्ल्ड जस्ट हैव ओवर 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बट कंज्यूम 80% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी। मतलब पॉपुलेशन कम है लेकिन कंजप्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट को अगेन ये हार्म कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि क्या है, जहाँ पर जैसे मान लो आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, उनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है जो हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आ रहा है, इसमें कंप्लीटली आपके फ्लोरा फोना आएंगे, या फिर आप बोल सकते हो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। कोई नहीं समझ में आई कोई चीज़, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट को, और इसी तरीके से पढ़िए आप, एग्ज़ाम जो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, और ये वाली यूनिट जो है हम धीरे धीरे करके सारी कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में हमने कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पढ़ी है, विच आर हार्मफुल एक्टिविटीज़ डन बाय द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।